हेलो यूट्यूब कम्युनिटी। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग सोच रहे हैं अरे गेम स्टॉप का क्या किस्सा हुआ है, कोई समझा दो क्या हो रहा है, ये इतना क्यों न्यूज़ में आ रहा है। तो बहुत ही फ़नी चीज़ है। अब जिसका पैसा खोया उसके लिए फ़नी नहीं है, बट वैसे बड़ी फ़नी चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, गेम स्टॉप एक कंपनी है एंड उसके रिटेल स्टोर्स वगैरह थे और काफ़ी बिजनेस ने हिट लिया है कोविड की वजह से। यूएस के अंदर ही कंपनी है। नाउ हुआ क्या कि क्योंकि अब बिजनेस हिट ले रहा है, उसका स्टॉक प्राइस थोड़ा ऊपर बढ़ रहा था, तो हेज फंड्स ने शॉर्ट मारना शुरू कर दिया। इंडिया के अंदर आपको पता है कि एफ एंड ओ में बैन में आ जाता है स्टॉक अगर ओपन इंटरेस्ट 1% के ऊपर चला जाए। इसके अंदर लेकिन 135-140% शॉर्ट लग रखा था, यानी कि 100% स्टॉक है, उससे भी ज़्यादा शॉर्ट्स मार रखे हैं। तो डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड मार्केट्स हैं, थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है, थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम है, प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो उन चीज़ों का मतलब फ़र्क रहता है। तो चलो शॉर्ट वॉट ठीक है, सब कुछ है अपना। अब रेडिट पे कहीं पोस्ट वोस्ट आया तो किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया, और उस ग्रुप में आई थिंक रेडिट का जो वो सब रेडिट है उसके अंदर, रेडिट अगर आपको नहीं पता एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जैसे यूट्यूब वगैरह हो गई, तो उसके अंदर आई थिंक 2.5 मिलियन मेंबर्स हैं, मतलब लोग हैं उसके अंदर। उसके अंदर लोग अपना चर्चा और विषय अपनी नॉर्मल चल रही है, जैसे हमारे यहाँ टेलीग्राम चैनल्स चलाते हैं लोग। एंड किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया इसमें ना शॉर्ट बहुत ज़्यादा बन गए हैं और हम इसके अंदर फंसा सकते हैं। क्योंकि कोई अगर मान लो किसी ने इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगेगा तो वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को बेचेगा। शॉर्ट पोजीशंस को बेचने का मतलब क्या है कि उसको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, तो वो और स्टॉक का प्राइस ऊपर लेकर जाएगा। तो ठीक है, 135-140% आपने शॉर्ट मार रखा है, लोगों ने कहा चलो इसको बेचते हैं। और जो मतलब लोगों ने कहा कि इसको बेसिकली हम लोग अब खरीदते हैं, प्राइस ऊपर जाने लगेगा, उसको बेच के निकलना पड़ेगा, उसकी आफत हो जाएगी। इलॉन मस्क का भी एक ट्वीट आ गया, एक दो और इन्वेस्टर्स का ट्वीट आ गया कि हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, उसका ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और जो रॉकेट की तरफ भागा है वो शेयर, मतलब 300-350 डॉलर पार हो गया, सोचो कहाँ वो 10-20 डॉलर का। तो बहुत भयानक मैं कहूँगा शॉर्ट स्क्वीज हुआ है। शॉर्ट स्क्वीज का मतलब क्या हुआ, क्योंकि अब किसी ने अगर शॉर्ट मार रखा है तो बेसिकली आप शेयर्स उधार पे लेके शॉर्ट मारते हो। एंड अगर आपने शॉर्ट मार रखा है तो आपको शेयर्स तो वापस करने हैं। आपको ध्यान होगा स्कैम 1992 में हर्षद मेहता का जो सीन था जब वो अपने फ्रेंड को समझा रहा था शॉर्ट सेलिंग, तो उसके अंदर वो कहता है कैलकुलेटेड रिस्क। यहाँ पे भैया लोगों ने ना अंधा शॉर्ट मार रखा था, हेज फंड्स ने भी रिस्क मैनेजमेंट के नाम पे धैला कुछ नहीं कर रखा था किसी ने, और उसी की सजा मिली है। ऐसी ट्रेड्स देखो उल्टी पुल्टी बैठती हैं, बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, उल्टा भी फंस सकते हो, बट रिस्क मैनेजमेंट आपका होना बहुत जरूरी है। इस केस में वो नहीं था, एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। जो सारी दिक्कत आई है रिस्क मैनेजमेंट ढंग से फॉलो ना करने की वजह से आई है। वो हेज फंड जिसने सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस बना रखी थी ना, उसको बेल आउट करने के लिए उसको पैसे लगे हैं और ज्यादा, तो उसने पैसे रेज करें ताकि वो अफ्लोट रह सके, वरना हेज फंड वाइंड अप हो गया था वो। एक और सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है, तो मैं देख रहा था तो एक दो जो बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स है, आई थिंक यूएस के अंदर वो इंडियन ही है जना, बिकॉज काफ़ी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जैसे नेम्स होते हैं ना, तो वो थोड़ा मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ आई, कॉम्प्लिकेटेड सा था ना, मैंने इतना ध्यान दिया। तो उसने कहा कि मेरा तो $500,000 का प्रॉफिट हो गया तो मैं तो निकल रहा हूँ। तो ही हैज स्क्वायर्ड ऑफ हिज पोजीशन, जो वन ऑफ द बिग रिटेल इन्वेस्टर्स था जिसने उस रेडिट को पोस्ट को देख के ट्वीट भी किया और सब कुछ किया था। ऑफ कोर्स इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था। इलॉन मस्क को वैसे भी चिड़न है भैया शॉर्ट सेलर से, टेस्ला के पीछे पड़े हुए हैं ये लोग एक बार। जैसे वो नहीं था आपका ये ब्लैक कोबरा का जो स्कैम 1992 में हम देखते हैं, तो जब ये नहीं करने आ गया था शॉर्ट सेल ये वो और धीरू भाई अंबानी से पंगा ले लिया था और क्या पटकी मारी थी बिल्कुल, तो वही किस्सा है बिल्कुल एक तरीके से। तो चिड़न हो जाती है आपको शॉर्ट सेलर से, और लोगों को ना वैसे भी बहुत चिड़न है हेज फंड से, स्पेशली यूएस के अंदर। इंडिया में तो चलो हेज फंड्स है ही नहीं, बट मतलब इसकी दो चीज़ें हैं। एक मैंने इन जनरल देखा है कि लोग वैसे भी दूसरों के पैसे पे ज़्यादा नज़र रखते हैं तो परेशान हो जाते हैं अगर कोई और कमा रहा होता है, अपनी कमाई से इतना मतलब नहीं होता। एंड वो हमने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट वगैरह से हमें समझ भी आता है कि लोग ज़बरदस्ती मतलब अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान नहीं देना चाहते उतना जितना उनको दिक्कत होती है कि सामने वाले की बढ़ रही है। तो एक दिक्कत तो वो है, और हर समय सोशल इनजस्टिस लगता रहता है और ये सारी चीज़ें, जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड देखो किसी के लिए भी नहीं होता। तो यू हैव टू हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट, आपको लगातार लड़ना ही पड़ता है। किसी ने भी ठेका नहीं ले रखा आपको यहाँ पे पैसा फ्री में लाने का एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो तो एक मेरा पॉइंट हो गया, जो मुझे लगता है कि लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, दे जस्ट नीड टू कंटिन्यू फाइटिंग, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है हमें। दूसरे कमा रहे हैं वेल एंड गुड, आप भी कमाओ वेल एंड गुड। लेकिन यूएस के अंदर क्या है ना, जब बेल आउट कराने की बारी आती है तो बेल आउट देखो ऑब्वियसली गरीबों को या फिर बिल्कुल उन इंस्टीट्यूशंस को कराया जाता है जिनके फेल होने से खत्म हो जाएंगी चीज़ें।
तो यूएस के अंदर भी हेज फंड्स को बेल आउट वगैरह कराने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, एंड हेज फंड्स ने काफ़ी रिस्की पोजीशंस वगैरह ले रखी थी। 2008 का जो रिसेशन था ना, उसने काफ़ी धज्जियां उड़ा रखी थी इन लोगों की। बट मिडिल क्लास को बचाने कोई भी नहीं आता, इंडिया में कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आएगा कभी भी। आपके पास एक ही तरीका है कि यू विल हैव टू रीच दैट हाई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाला लेवल, HNI कैटेगरी और वो सब। तो खैर लोगों के मन में गुस्सा भी बहुत था और इनको ना मौका मिल गया। अब जो इन्होंने किया, क्या वो एथिकल है? तो एथिकल तो नहीं है, बट क्या वो गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। स्टॉक मार्केट है, यस, मिस प्राइसिंग होती है स्टॉक्स की। यू सॉ एन अपॉर्चुनिटी, आपका रिस्क है उसके अंदर, कोई बात ही नहीं है। और रिटेल इन्वेस्टर्स ने मिलकर काम किया है, ऐसा भी नहीं कि एक जन आके कर रहा है या कुछ हो रहा है। बिल्कुल अलग किस्सा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं और आप इसके अंदर जाना चाहते हैं स्टॉक के अंदर, तो बिल्कुल मत जाएं। ऑप्शंस तो मैं इंडिया में भी इसलिए लोगों को बहुत कह के चलता हूँ, मुझसे बहुत लोग कहते हैं सर आप ऑप्शंस, फ्यूचर्स ऑप्शंस और ये सब नहीं कराते। इसीलिए नहीं कराते, मुझे पता है ना, क्योंकि एक ट्रेड आपका सारा पैसा साफ कर देगी। अगर आप F&O मार्केट में उतर रहे हो 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख से, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लोग 50,000 से F&O मार्केट्स में आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत चीज़ें नहीं कराते, जान के नहीं कराते। सबसे पहली चीज़ क्या है वॉरेन बफेट से जो हमने सीखी है, हमें पैसा नहीं खोना बाजार में। कमा तो लेंगे ही, अगर पैसा नहीं खोएंगे तो उन चीज़ों पे हमारा बड़ा फोकस रहता है। और यार आउट एंड आउट इन्वेस्टर हूँ मैं सबसे पहले, तो मेरा पूरा ही फोकस है इन्वेस्टिंग को लेके एंड इन्वेस्टिंग साइड पे। ये इवेंट बहुत ही वन ऑफ था, ऐसा मुझे नहीं लगता कि बार बार होगा। बट अभी भी उस स्टॉक के अंदर शॉर्ट पोजीशंस कम नहीं हुई हैं। तो कोई बाहर हुआ है तो किसी और ने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं। कहीं ना कुछ निकलेगा उसके अंदर। इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी ये लोग करेंगे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज वॉट एवर हैज़ हैपेंड लीगली। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। मेरा पैसा है, मेरी मर्जी में क्या कर रहा हूँ। कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। सोशल मीडिया पे हम खुद देखते हैं, टेलीग्राम वगैरह पे स्टॉक रेकमेंड हो रहा है, ऊपर चला जाता है, टीवी पे रेकमेंड हो रहा है, ऊपर चला जाता है। तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। लोगों को अब समझ के क्या चलना है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस, अपनी ट्रेडिंग थीसिस पता होनी चाहिए। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं शेयर्स लेने के बाद कि उनका क्या किया जाए। अरे शेयर्स लेने से पहले पूछो। तो बात यही है कि आपको अपना पता होना चाहिए, रिस्क मैनेज करके चलो। एंड रिस्क है तो इश्क है, वीडियो बनाई थी बिहेवियरल फाइनेंस की, वही वाली बात है। तो अगर रिस्क ढंग से लोगे, रिस्क को ढंग से मैनेज करोगे, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। एंड अगर आप लोग थोड़ा इधर उधर हो जाते हो, बह जाते हो, तो एक ट्रेड बहुत होती है लाइफ में बर्बाद करने के लिए। जैसे एक ट्रेड बहुत होती है ना पैसा कमा के देने के लिए, वो एक ट्रेड बहुत होती है आपको बैंकरप्ट करने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहो। वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है, फ्यूचर्स ऑप्शंस वगैरह जो भी करो, थोड़ा संभल के करो, थोड़ा नॉलेज से करो, थोड़ा कैपिटल के साथ करो। एंड बस यही कहना चाहूँगा। बहुत ही अजीब सिनेरियो था, हंसी तो मुझे बहुत आई, बट जिसका पैसा डूबा है वो ही जानता है, और जिन इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा है, क्योंकि हेज फंड भी तो इन्वेस्टर्स का ही पैसा मैनेज कर रहे होते हैं, तो जिनका पैसा गया उनके लिए दुख भी है। बट ये सब चलता रहता है। यू नीड टू नो किसके साथ आप काम करवा रहे हैं। जैसे आप अगर मनी क्राफ्ट से जुड़ते हैं तो आपको पता है कि आप मेरे साथ या यश के साथ काम करवा रहे हैं और क्या थीसिस है। अगर आपको है कि लंबे समय में कंपाउंडिंग चाहिए, तो फिर आप हमारे पास आओगे। आपको है कि नहीं मुझे छोटी छोटी ट्रेड्स बता दो, 5-5% कमाने, तो आप कभी हमारे पास आओगे ही नहीं। और अगर आप आते हो तो हम आपका काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या कहेंगे, अपना बैठेगा ही नहीं काम करने का किसी भी हाल में। क्योंकि इन्वेस्टमेंट थीसिस और वो सब मिलेगी ही नहीं, तो हम आपका काम कैसे करके दे देंगे। तो वही है, अगर आप इन्वेस्टमेंट साइड पे फोकस करना चाहते हैं और आप जेन्युइनली वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, इनकम नहीं वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, तो मनी क्राफ्ट से जुड़िए। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू गाइस। एंड ज्वाइन बटन देख लो यार, मेंबरशिप वगैरह आप लोगों के लिए ही है। पर्क्स देखो अपने, सेलेक्ट करो और आ जाओ। गोल्ड मेंबर्स, आप लोगों के लिए इंश्योरेंस सेक्टर की वीडियो इस वीकेंड पे 100% आ रही है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे फुल कवरेज, एंड तीनों कंपनीज जो लिस्टेड है उनको एनालाइज करेंगे उसके अंदर। थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, तो थोड़ा बेयर कर लेना, बट आई थिंक दैट वीडियो विल रिजॉल्व योर क्वेरीज ऑन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं इस टॉपिक को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लो मुझसे। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस। बाय, आई विल सी यू।